अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ठीक है। आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ लिया था। आज हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और तीन नए ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। द प्रोसेस इन विच वन s एंड टू p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक s एंड टू p एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जी एंड शेप, जिनकी एनर्जी और शेप दोनों की डिफरेंट होगी। देखो, ये एस की एनर्जी कुछ और है, शेप कुछ और है, पी एक्स पी वाई की एनर्जी और है और शेप और है। ठीक है, तो डिफरेंट एनर्जी एंड शेप mixed together to give three new hybrid orbitals having same energy and shape। और ये तीन ऑर्बिटल्स मिक्स हुए जिनकी एनर्जी शेप डिफरेंट थी। ये तीनों ने मिक्स होके तीन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। उसके बाद हम इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल है इथीन की। इथीन ऐसे कंपाउंड्स, एल्कीन्स की ये फैमिली से बिलोंग करती है। ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो अनसैचुरेटेड होते हैं, मतलब इनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इथीन में डबल बॉन्ड है, ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, दो कार्बन है, बीच में डबल बॉन्ड है और साथ दो दो हाइड्रोजन अटैच है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन का अगर हम प्रोसेस देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। वो जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0। ठीक है, जी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये तो है ग्राउंड स्टेट। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2s से 2pz में चला जाएगा। तो ये बाईवैलेंट स्टेट से टेट्रावैलेंट स्टेट में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब होगा क्या, ये 2s ऑर्बिटल, 2px ऑर्बिटल, 2py ऑर्बिटल, ये तीनों ऑर्बिटल मिक्स होंगे। 2pz हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, इसमें दो p ऑर्बिटल्स होंगे सिर्फ। ठीक है, तो ये देखें, एक 2s ऑर्बिटल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में एक इलेक्ट्रॉन, ये तीनों मिक्स होते हैं और ये कार्बन के तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। अब इनका नाम s या px या py या pz नहीं है, अब इनका नाम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो ये तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास, ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब ये मैंने दो क्यों बनाए हुए हैं, क्योंकि हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं इथीन की। इथीन के अंदर दो कार्बन है, एक कार्बन ये वाला, एक कार्बन ये वाला। ठीक है, तो इथीन में दो कार्बन एटम्स है, तो मैंने दोनों कार्बन एटम्स के sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग एक इस कार्बन के ये तीन ऑर्बिटल्स और एक इस कार्बन के ये तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए। ठीक है, अब ये खुद को अरेंज करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। किस तरह से करेंगे, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ये वाले कार्बन के तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये ब्लू वाले जो लोब बनाए हुए हैं इनसे शो किए हुए हैं। इस कार्बन के तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये ब्लू वाले तीन लोब इनसे शो किए हुए हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। होगा क्या, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन का, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन का, वो sp2 ओवरलैप से पेयर बना लेंगे और कार्बन कार्बन के दरमियान में सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस कार्बन का ये जो लोब है इसके ऊपर एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आके ओवरलैप करेगा और ये sp2s ओवरलैप हो जाएगा। इसी तरह से ये चारों के ऊपर एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कार्बन के जो तीन लोब थे उनमें से दो ने हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप किया और एक लोब ने अगले कार्बन के अगले sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया। ठीक है, तो इस तरह से दो दो हाइड्रोजन अटैच हो गए और दोनों कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4 और ये 5। अब हुआ क्या, हम एक चीज भूल गए, वो क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन में इस 2pz ऑर्बिटल ने हिस्सा नहीं लिया,
लेकिन ये दोनों कार्बन एटम्स के पास है तो सही ना ये वाला एक इलेक्ट्रॉन। इन जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया है, 2p ने हाइब्रिडाइजेशन में अभी तक हिस्सा नहीं लिया, तो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल परपेंडिकुलर रहते हैं दोनों कार्बन एटम्स के ऊपर। तो ये मैंने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को रेड जो और लोब है उससे बनाया हुआ है। ये दोनों 2pz ऑर्बिटल है और ये अनहाइब्रिड है, मतलब इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। ये 2pz इस कार्बन का, ये 2pz इस कार्बन का। ये क्या करेंगे, ये पैरेलल ओवरलैप करेंगे, ठीक है, और पाई बॉन्ड बना देंगे, साइडवेज ओवरलैप करेंगे। अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल ये पैरेलल ओवरलैप करेंगे, अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल पैरेलल ओवरलैप विद ईच अदर एंड फॉर्म पाई बॉन्ड, और वो पाई बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बीच में एक पाई बॉन्ड, इस वजह से इथीन के मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होता है। इस डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड। वो पाई बॉन्ड क्यों बना हुआ है, वो पाई बॉन्ड अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल्स के ओवरलैप की वजह से बना हुआ है, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या है, इसमें जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री का है, शेप ट्राइगोनल है और पाई बॉन्ड बना हुआ है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक s ऑर्बिटल होगा और एक ही p ऑर्बिटल होगा। इन दोनों की स्टार्ट पे एनर्जी एंड शेप डिफरेंट होगी, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बाद इन दोनों की एनर्जी और शेप क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इस प्रोसेस को sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट एनर्जी एंड शेप, स्टार्ट पे इनकी एनर्जी शेप डिफरेंट है, ओवरलैप टू फॉर्म टू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड शेप, और उसके रिजल्ट में हमारे पास जो दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी एंड शेप क्या होगी, सेम होगी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि s ऑर्बिटल है, यहाँ पे px है, सिर्फ एक s और px, इनकी एनर्जी शेप डिफरेंट है, ये दोनों ओवरलैप किया, दो लोब बन गए, ठीक है। वहाँ पे sp3 में 4 बने थे, sp2 में 3 बने थे, sp में 2 लोब बन गए। 180 डिग्री के एंगल पे ओरिएंट करेंगे खुद को। इसकी एग्जांपल है इथाइन। इथाइन को सिंपल फॉर्म में एसिटाइलिन भी कहा जाता है, Hc ट्रिपल बॉन्ड CH इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये डाइवेलेंट स्टेट है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये टेट्रावेलेंट स्टेट है हमारी, ठीक है। तो 2s1 और 2px1, ठीक है। ये अब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, क्योंकि हम sp हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी कर रहे हैं, तो 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। ये 2s उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, 2px उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये sp हाइब्रिड दो ऑर्बिटल्स बना दिए, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इस वक्त इनकी शेप एंड एनर्जी डिफरेंट है, यहाँ पे इनकी शेप एंड एनर्जी क्या है, सेम है। ये जो 2py है और 2pz है, इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद अब हुआ क्या, ये इस कार्बन के दो लोब sp हाइब्रिडाइजेशन वाले जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस कार्बन के दो लोब sp हाइब्रिडाइजेशन वाले जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले क्या होगा कि इस कार्बन का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस कार्बन का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों में पेयर करेंगे खुद को, sp sp ओवरलैप के जरिए ये कार्बन कार्बन के दरमियान में सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बचता है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन जो कि मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, ये आके ओवरलैप करेगा sp_s ओवरलैप से। इसी तरह से यहाँ पे एक sp_s ओवरलैप से हाइड्रोजन का एटम ओवरलैप करेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बन गई, हाइड्रोजन कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड, कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड। अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है, हम एक चीज मिस कर रहे हैं, जो 2py ऑर्बिटल है और 2pz ऑर्बिटल है, इसने तो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, ठीक है, लेकिन ये है तो दोनों कार्बन एटम्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या, ये 2py अनहाइब्रिड ऑर्बिटल और ये 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल,
इसी तरह से इस कार्बन एटम के भी 2p y एंड 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये क्या करेंगे, ये पैरेलल ओवरलैप करेंगे और 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक पाई बॉन्ड बना था क्योंकि एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल बचा था, और इसमें कितने बचे हैं, 2 बचे हैं, तो इसमें 2 पाई बॉन्ड बने। ठीक, अच्छा तो हमने ये देखा कि जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं 2p y एंड 2pz उन्होंने पैरेलल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लिया। ठीक है, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री का होता है, शेप लीनियर होती है, लीनियर शेप है इस मॉलिक्यूल की, और 2 पाई बॉन्ड बनते हैं इसमें। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक पाई बॉन्ड बना था, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। अब इसका एक छोटा सा टेबल है, ये आपने याद करना है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्रीज का है, शेप इसकी टेट्राहेड्रल है, एग्जांपल्स इसकी दी हुई हैं, ऑल कंपाउंड्स हैविंग सिंगल बॉन्ड, ऐसे तमाम कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो क्या होंगे, sp3 हाइब्रिड होंगे। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा, शेप ट्राइगोनल होगी, और ऐसे डबल बॉन्डेड सिस्टम तमाम जिसमें डबल बॉन्ड है वो सारे के सारे क्या होंगे, sp2 हाइब्रिड होंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन ऐसे तो इसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्रीज का होगा, शेप लीनियर होगी, और तमाम ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम्स जो होंगे वो sp हाइब्रिडाइजेशन में आएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा टास्क है, आप लोगों ने ये जो सारे अभी 2-3 अंदर आए हैं स्ट्रक्चर्स, ये आपने बना के मुझे सेंड करने। ठीक है, जैसे आपने कल किए थे। उसके बाद है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल असल में बनता है हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल खुद को अरेंज करते हैं ना डेफिनेट पोजीशन के ऊपर, तो उसकी वजह से बॉन्ड एंगल्स जनरेट होते हैं। जैसे sp3 में 109.5 था, sp2 में 120 था, sp में 180 डिग्रीज था। इसी तरह से बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन देखिए अगर हम, बॉन्ड एंगल इज द मीन एंगल फॉर्म्ड बाय टू इमेजिनरी लाइंस, मतलब 2 इमेजिनरी लाइंस है दैट कनेक्ट द सेंट्रल एटम विद 2 एटम्स, जो सेंट्रल एटम को 2 या 2 से ज्यादा एटम्स के साथ कनेक्ट करती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी लाइन का मतलब ये है कि जैसा मैंने वाटर का मॉलिक्यूल लिखा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में ये कोई लाइन तो नहीं ना लगी हुई होती, वहां पे जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ये लाइन हमने ये दिखाने के लिए बनाई हुई है कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन इस पोजीशन पे कनेक्ट है। अब इस लाइन के साथ इसका जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को कहेंगे बॉन्ड एंगल। ठीक है, कितने एंगल पे ये एटम्स अटैच है, सेंट्रल एटम के साथ। तो जो ऑक्सीजन जो वाटर है ये sp3 हाइब्रिड सिस्टम है। ठीक है, वाटर में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है। अब क्वेश्चन ये है, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री क्यों नहीं है? वो इस वजह से नहीं है क्योंकि ये 2 लोन पेयर है। लोन पेयर्स की प्रेजेंस की वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है, ये ज्यादा जगह लेते हैं, इस वजह से नीचे वाले एटम्स जो हैं ये वाले, ये एक दूसरे के ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और बॉन्ड एंगल 109.5 से कम होके 104.5 डिग्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वाटर का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री है। मीथेन की बात करते हैं। मीथेन एक आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। आइडेंटिकल मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि इसमें जो सेंट्रल कार्बन एटम है ना, इसके साथ चारों जो एटम्स अटैच है वो एक ही हैं, मतलब चारों हाइड्रोजन है इसके साथ। तो आइडेंटिकल जब भी कोई मॉलिक्यूल होगा तब उसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो एग्जैक्ट वही होगा जो उसके हाइब्रिडाइजेशन में होता है। जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है एग्जैक्ट 109.5 डिग्री उसका एंगल। ठीक है, इसी तरह से CCl4 की बात करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की, इसमें भी ये भी आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि चारों के चारों जो इसमें है क्लोरीन ही है, एक जैसे एटम्स ही हैं, तो इसका भी बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग 109.5 डिग्रीज होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल वेब 4 एटम्स आर आइडेंटिकल, और ये टेट्राहेड्रल एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल शेप है। ठीक है, इसमें S करेक्टर 25% और P करेक्टर 75% होता है। ठीक है, अब एक नॉन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अब देखो CH3Cl, अब ये भी एक sp3 हाइब्रिड सिस्टम है। ठीक है,
इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल के करीब है, लेकिन इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री नहीं है, बल्कि वो 108 डिग्री। ठीक है, ये एंगल डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि ये एक नॉन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, ये 3 हाइड्रोजन एटम्स है, और जबकि चौथा हाइड्रोजन नहीं, ये क्लोरीन एटम है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसकी वजह से बॉन्ड एंगल में डिक्रीज आ जाता है। ठीक है, कार्बन क्लोरीन 77.5% पी करेक्टर होता है, और कार्बन हाइड्रोजन 72.5% पी करेक्टर होता है। अब एक और एग्जांपल है जी अमोनिया की। अमोनिया भी एक sp3 हाइब्रिड सिस्टम है। ठीक है, इसमें भी बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, 107.2 डिग्रीज है। वो क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर जो होता है ना, वो ज्यादा जगह लेता है। वो ज्यादा जगह लेने की वजह से ना इनको क्लोज क्लोज कर देता है, ज्यादा जगह पे खुद आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से वो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाते हैं, एटम्स क्लोज हो जाते हैं। देखिए अब इसमें एक लोन पेयर था, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से कम होके 107.2 डिग्रीज हो गया। ठीक है, अब वाटर के मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर थे, तो और भी ज्यादा कम होके 104.5 डिग्रीज हो गया। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है, जब भी लोन पेयर होगा या कोई नॉन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होगा, मतलब चारों के चारों उसके जो एटम्स है वो सेम नहीं होंगे, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है जो नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड लेंथ इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ 2 बॉन्डेड सिस्टम। मतलब 2 बॉन्डेड सिस्टम जो है, ऐसे दो कोई भी एटम जिनके दरमियान में बॉन्ड बना हुआ है, उनके जो न्यूक्लियस के दरमियान एवरेज डिस्टेंस होता है ना, उसको बॉन्ड एंगल कहते हैं। अब इसको एवरेज डिस्टेंस क्यों कहा? क्योंकि ये डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता। कोई भी 2 एटम एक बॉन्ड के जरिए कनेक्ट है ना एक दूसरे के साथ, तो वो मूव करते रहते हैं आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन होती है, तो वाइब्रेशन की वजह से वो डिस्टेंस कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या नाम लिया है? एवरेज डिस्टेंस। द डिस्टेंस डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट एज एटम्स आर ऑलवेज वाइब्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के हिसाब से वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो वो डिस्टेंस कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है, इतना ज्यादा फर्क नहीं आता, बहुत कम होता है, लेकिन होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसका एवरेज डिस्टेंस लेते हैं, मीन डिस्टेंस लेते हैं। सो बॉन्ड लेंथ इज द एवरेज वैल्यू। अब बॉन्ड लेंथ को मेजर कैसे करते हैं? आप कहेंगे जी एटम और मॉलिक्यूल तो होते ही बहुत छोटे हैं, ये तो नजर भी नहीं आते, तो ये कैसे मेजर कर लिया? तो इसको मेजर करते हैं, एक टेक्निक है जिसको कहते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इसमें एक्सरेज यूज करते हैं। एक्सरेज एक हाई फ्रिक्वेंसी लोअर वेवलेंथ की रेज होती हैं, इसके जरिए हम करते हैं, इनके रिफ्लेक्शन के जरिए हम मेजर करते हैं। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी उसको कहते हैं। इंशाल्लाह आगे हम फ्यूचर में इसको जरूर पढ़ेंगे, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को, और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये 2 टेक्निक्स हैं जिसके जरिए हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं ये बॉन्ड लेंथ को। ठीक है, और बॉन्ड एंगल भी इसी से कैलकुलेट होते हैं। उसके बाद इसका जो पुराना यूनिट था ना, वो आंगस्ट्रॉम था। 1 आंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर 0 लगा दो, इसको आंगस्ट्रॉम कहते हैं। जो 1 आंगस्ट्रॉम होता है वो 10⁻⁻10 मीटर्स के बराबर होता है। ठीक है, इसकी ये वैल्यू है ऐसा यूनिट में। उसके उसके बाद आजकल जो यूज हो रहा है बीटर यूनिट, वो नैनोमीटर है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ये मैंने नीचे कुछ एग्जांपल्स लिखी है, सारी याद करने की जरूरत नहीं है। जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क किए हुए हैं उनको आप लाजमी याद कीजिएगा, बाकी कर ले तो अच्छी बात है, ना करे तो कोई नहीं, हर्ज नहीं है। लेकिन जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किए हुए ये आपने लाजमी करना है। हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ जो है 0.074 है। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये आपने लाजमी करनी है। बाकी कर ले तो अच्छी बात है, नहीं करते तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। किसी बच्चे का किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है, इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्स मिलेगा उस चीज़ का। और जो मैं ये करवाता हूँ इसको आप लाजमी नोट किया करें, रजिस्टर पे अपने नोट्स बनाए, यही आपको काम आएगी बाद में, आपके फ़ायदे के लिए है। ठीक है, जज़ाकल्लाह।